में जो सब्जेक्ट है उनमें मार्क्स अच्छा होना चाहिए। चलिए फिर लेक्चर नंबर 2 थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। लास्ट क्या किया था बेटा? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? हम लोगों ने आई थिंक किया था फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसमें हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? फैराडेज लॉ। लॉ पता है ना सबको? यस मैम। ठीक है, फैराडेज लॉ है, दो लॉ है आपके पास। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लिंक टू अ कंडक्टर तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये क्या होता है? माइनस डी फाई बाई में dt, और फाई आप ऐसे निकालते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? लेंज लॉ। लेंज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन किया था। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है? सिंपल सी बात है, जिस कारण से वो होता है उसी को वो अपोज करता है। ठीक है, उसको फिर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। और एक हमने रिलेशनशिप किया था Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय में R, कि कितना करंट, मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स था। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? डेल्टा फाई, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वो आपके पास क्या आ जाएगा? चार्ज। और फिर लास्ट टॉपिक था हमारे पास, मान लीजिए कॉइल को रोटेट किया था हमने ओमेगा से, एक कॉइल को फील्ड में रोटेट किया था, तो हम लोगों ने दो ये रिलेशनशिप किए थे ना, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और एक किया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या था आपके पास? कि हम एक कॉइल को रोटेट करते हैं फील्ड के अंदर, यही टॉपिक था ना? यस, रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपके पास अगर ये ऐसे है, ये एक फील्ड है और इसमें एक कॉइल है जिसको आप मान लीजिए ऐसे रोटेट करते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, ये हो गया। और जिसमें ई नॉट का वैल्यू कितना था? ये मैक्सिमम वैल्यू है ईएमएफ का, ये कितना होता है? एन बी ए ओमेगा। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक था वो था मोशनल ईएमएफ, जिसमें हमने रेल प्रॉब्लम डिस्कस किया था। मोशनल ईएमएफ, जिसमें जनरली 90% से भी ज्यादा केसेस इसी पे आएंगे कि V इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L, V इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L। इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, BVL, जिसको आप बवाल बोल रहे थे। ठीक है, ये चीज करी थी हम लोगों ने, याद है सबको? जिसमें हम V कैसे निकालते हैं? V आपको लिखना है, जो भी आपने लेंथ लिया है, रोड लिया है, डिस्क लिया है, ये आपका होता है VCOM। जिन भी पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो ना, ये होता है उस वो रोड। अभी ये हो क्या रहा है देखो, इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन कराती हूँ मैं। कैलकुलेट ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रोड, ये हम लोगों ने टॉपिक किया था। मान लीजिए ये आपके पास रोड है, ठीक है, और ये इस एक्सिस के अबाउट हमने घुमा दी ओमेगा, और मैंने आपको इसमें फील्ड दिया था ऐसे इनवर्ड्स है। अभी मुझे बताओ, इसमें बी वी और एल का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तीनों आपस में, है या नहीं? ये मान लो एल लेंथ है, ये तीनों परपेंडिकुलर है ना, है या नहीं? यस B इज परपेंडिकुलर टू B इज परपेंडिकुलर टू L। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था V क्रॉस B डॉट L, ईएमएफ इंड्यूस क्या था? V क्रॉस B डॉट L। ठीक है, इसमें जब ये तीनों परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला बन जाता है BVL। लेकिन हमारे पास समस्या ये थी कि जो वेलोसिटी है, अब यहाँ पर हर एलिमेंट जब वो रोटेट कर रहा है तो हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग हो जाती है। रिलेशनशिप आता है V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग V सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, जो आपका लेंथ जिसको आप रोटेट कर रहे हो उसका COM आप निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो अगर मैं इसका निकालूं, ये आपके पास क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। हम एक देखो रेगुलर बॉडी है तो आप उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अज्यूम कर सकते हैं भाई सेंटर ऑफ द रिंग पे होगा, सेंटर ऑफ द बार पे होगा, तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? ये होता है R, ये हो गया L बाय में 2। ठीक है, तो आपके पास VCOM इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया बेटा? L बाय 2 और ओमेगा, जिससे वो रोटेट कर रहा है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं B L बाय 2 ओमेगा। अब ये L क्या होता है? ये इफेक्टिव लेंथ है एक्सिस से जो भी आपका
मटेरियल है, जो भी कंडक्टर है जो रोटेट कर रहा है, ये इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ एल। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया था बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इसको याद करने की बजाय इसको लो, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि v आपको क्या रखना है, जो भी आपको मटेरियल दे रखा है, जो भी शेप दे रखा है, आपको v पता लग जाएगा क्या रखना है, और l आपको पता लग जाएगा इफेक्टिव लेंथ क्या है। क्लियर है सबको ये चीज? इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन तो मैंने कराए थे आपको, और ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है, सीयूईटी के पेपर में। metal disk of radius r equals to 25 centimeter rotates with a constant angular velocity omega equals to 160 radian per second about its axis. Find the potential difference between the center of rim and disk if the external uniform magnetic field is directed perpendicular to the disk. क्या बोल रहा है, ये disk है। और find the potential difference between the center and the EMF, यहाँ और यहाँ। rim ये है जो इसका outer है, और ये आपके पास क्या हो गया, सेंटर। इनके बीच में मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो आपको निकालना है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया इन्होंने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर फील्ड हो गया, बी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क, ठीक है। वैल्यू कितना है, 5 मिली टेस्ला। रेडियस दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी आपको दे रखी है 160 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और इसको रोटेट किया गया है। बताओ, इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, तो इमोशनल ईएमएफ वाला ही क्वेश्चन है। देखो इसको आपने रोटेट कर दिया ऐसे, तो वही चीज है। देखो एक तो बी हो गया अंदर की तरफ, जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट लेंथ, जो एल बवाल में जो एल है ना, वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है दो पॉइंट्स के बीच का, क्या हो गया ये, ठीक है। तो ये आपके पास एक इस डायरेक्शन में हो गया, फील्ड अंदर हो गया, और जो वी है, वी आपके पास परपेंडिकुलर है ना हर पॉइंट का। अगर डिस्क रोटेट कर रहा है तो वी परपेंडिकुलर होगा या नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर कोई भी पॉइंट ले लो डिस्क पे, वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये आप यूज कर सकते हो, E इज इक्वल टू बी वी एन। अब इसमें आपको मैंने बोला कि आपको क्या करना है, VCUM कर लेना। VCUM कितना हो जाएगा, अब ये जिन पॉइंट्स के बीच में निकालना है, आप क्या लेंगे, यहाँ सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाएगा, बी VCUM क्या हो जाएगा, R/2 ओमेगा, और L इज द इफेक्टिव लेंथ, यानी जिन पॉइंट्स के बीच में आप निकाल रहे हो वो इफेक्टिव लेंथ कितना है बेटा, R। तो ये आपका आंसर हो जाएगा B R² ओमेगा बाय में 2। अब आप वैल्यू पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा, बी 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 बी, ये आया समझ में, क्लियर है बेटा? ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, चलो ये करो। A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of the wheel. The EMF generated between its center and the rim is. अब आपको पता है आपको क्या क्या लेना है। क्या था आपके पास इधर, ये यही चीज निकल के आएगी ना इसमें भी। ये हो जाएगा आपके पास बी R² ओमेगा बाई 2, बी R² ओमेगा बाई में 2, दिस इज इक्वल टू जो भी दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो, ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। ओके, पुट करो जरा, क्या क्या दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सी आया है, नहीं सी नहीं है बेटा। बी का वैल्यू आपको पता है क्या, दे रखा है, हाँ दे रखा है, ये 0.1। रेडियस आपको दे रखा है, ओमेगा आपको दे रखा है, बस आपको सॉल्व करना है। 1/8 बनना चाहिए, 0.125 वोल्ट। करो जरा,
यस मैम, यही तो आ रहा सी। सी 1.25 है क्या? अच्छा, लगा 0.25 है। ठीक है बेटा, कर लोगे अभी? अच्छा, डायरेक्शन मुझे बता सकते हो कि किधर आपके पास पॉजिटिव किधर नेगेटिव आएगा? इसको देख के बता देते हो। आपको क्या करना है, वी की डायरेक्शन में, वीसीओएम पे ले लो, वी की डायरेक्शन में आपको थंब करना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स करना है। तो ये हो जाएगा ना, ए आपके पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। तो वी ए माइनस वी बी आपके पास ये हो गया बी आर स्क्वायर ओमेगा बाय में 2। ठीक है, क्लियर? हाँ ना तो बोल दो भाई। यस मैम। ओके, अब आ जाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। इतना क्लियर कट बोला हुआ है आपके जो सिलेबस है ना उसमें कि सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो टॉपिक ये है, लेंज लॉ हो गया और जो हम लोगों ने ये करा है अभी। तो द इफेक्ट इन विच चेंजिंग करंट इन अ सर्किट induces EMF or induced current in the same circuit is called self induction। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बोल रहे थे कि जब करंट चेंज होता है तो बी चेंज होता है, ठीक है, बी चेंज होगा तो क्या होगा? फ्लक्स, फ्लक्स आ गया ना आपके पास। तो उसी की वजह से उसी में इंड्यूस होना ईएमएफ, वो क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कि इसमें दो केसेस में आपको अगर बताऊं कि मान लीजिए पहला केस आपके पास है कि करंट इंक्रीजिंग है, लेट्स से कि आपके पास करंट क्या है बेटा? इंक्रीजिंग, करंट इंक्रीजिंग, मान लीजिए ये हो गया, ये करंट है जो मैं बोल रही हूँ कि करंट इंक्रीज हो रहा है कॉइल में, और एक हो गया करंट डिक्रीजिंग। तो पहले तो इस करंट की वजह से आप मुझे बताओ फील्ड का डायरेक्शन बताइए। करंट की वजह से, देखो करंट की वजह से फील्ड का डायरेक्शन आप थंब से बताएंगे ना, इनवर्ड है या नहीं? करंट की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब क्या दे रहा है? डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इनवर्ड आ गया। अब इसके अंदर मुझे बताओ अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो लेंज लॉ की वजह से आपको क्या इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा? इसी के अंदर, इसको अपोजिशन होना चाहिए। करंट बढ़ रहा है यानी अंदर वाला फील्ड बढ़ रहा है, अंदर वाले फील्ड को डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर की तरफ फील्ड। तो आपकी फिंगर्स आपको क्या दे देंगी? करंट का डायरेक्शन। तो इंड्यूस करंट किधर हो जाएगा? इसके अपोजिट। ऐसे ही आप यहां बताओ करंट डिक्रीज हो रहा है, फील्ड, चलो करंट की डायरेक्शन से पहले फील्ड देख लो, फील्ड किधर है? अंदर की तरफ है, लेकिन वो अब डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। तो अब ऐसा इंड्यूस ईएमएफ होना चाहिए या ऐसा करंट का डायरेक्शन होना चाहिए जो इसको अपोज करे। तो क्या होगा बेटा? किस डायरेक्शन? आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, जो बी डिक्रीज हो रहा है आपको इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए इसमें दिखा रखा है, तो ये आई इंड्यूस आ जाएगा ऐसे ही, तभी तो बी को ये सपोर्ट करेगा। तो आप सिंपल भी ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ग्रोइंग करंट है, अगर ग्रोइंग करंट है तो जो आपका जो ओरिजिनल करंट है, ये जो ग्रोइंग करंट है, तो इंड्यूस्ड करंट जो होगा आई इंड्यूस्ड विल अपोज इट, ठीक है। और डाइंग करंट अगर है, जहां आपको डिक्रीज करंट दिख रहा है, तो वहां इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? विल सपोर्ट इट, ठीक है। तो ऐसे आपको लगा के भी नहीं देखना पड़ेगा, आपको पता है भाई करंट अगर ग्रो कर रहा है ना तो इंड्यूस करंट उसका उल्टा लेना पड़ेगा, और करंट अगर मर रहा है, डाई कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको इंड्यूस करंट उसी को सपोर्ट करने के लिए लेना पड़ेगा। समझ में आ गई ये चीज सबको? ठीक है। अब ये करंट की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो पहले बात मुझे ये बताओ कि जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे करंट, करंट यानी फ्लक्स है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आई से ही आपके पास बी आएगा, ठीक है। इंक्रीज कर रहे हो तो बी बढ़ रहा है, तो जो फ्लक्स है वो उसी से रिलेटेड है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एल आई आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है? माइनस ऑफ डी फाइव बाय में डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एल डी आई बाय में डी टी, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एल है ये डिपेंड किस किस पे करता है? किस किस पे डिपेंड कर रहा है?
बताइए एल किस पे डिपेंड कर रहा है? मैम वो एरिया लेंथ इन सब पे डिपेंड करता है ना। क्या ईएमएफ पे डिपेंड नहीं कर रहा? करंट के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है? नो मैम। नहीं। साइज पे, शेप पे, स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि अगर टर्न्स बढ़ जाती है ना तो फ्लक्स बढ़ जाता है। मान लीजिए ये एक टर्न की वजह से, तो एन टर्न्स की वजह से क्या हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। डज नॉट डिपेंड अपॉन अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या मटेरियल ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा एल? यस। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ऐसे करते हो ना इंडक्टर को, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या मटेरियल रखा है, कोर में क्या मटेरियल रखा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, या तो कोर मटेरियल या कॉइल का मटेरियल, कोर मटेरियल या कॉइल का मटेरियल, ठीक है। क्लियर है सबको? Yes, आगे चले, चलिए क्वेश्चन कीजिए फिर ये वाला। For a coil having L equals to 2 millihenry, current flows through it is I is equal to T square e की power minus T, then the time at which EMF becomes 0 is। आपको वो टाइम बताना है जब EMF 0 हो जाए। हम यहाँ पे E is equals to क्या है? E कहाँ है? I है, I Sorry, equals I to is equals to T का स्क्वायर e की पावर माइनस T। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? फ्लक्स क्या है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। हैविंग एल 2 मिली हेनरी, आपको एल गिवन है, ठीक है। डी आई बाई डी टी निकाल सकते हो ना यहाँ से, पहला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस टी, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन 2t, राइट। तो आपके पास डी आई बाई डी टी आ गया। फिर इन्होंने पूछा क्या है, ये आपके पास ई आएगा ना, जिसपे ईएमएफ 0 हो जाए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर माइनस ऑफ 2 मिली हेनरी इंटू में आपके पास क्या आ रहा है, ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, और बाहर मैं लिख देती हूँ e की पावर माइनस टी, दिस इज इक्वल टू 0। देखो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो कांस्टेंट हो गया। या तो e की Yes, पावर ma'am. माइनस टी इक्वल्स टू 0 है, या आपके पास माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस में 2t इक्वल्स टू 0 है। अगर ये 0 है, इसका मतलब t की वैल्यू क्या है बताओ? 2 इन्फिनिटी बेटा, हाँ मैम, ये वाले केस की अगर मैं बात कर रही हूँ। और अगर यहां देखिए तो यहां पर भी आप t कॉमन लीजिए, माइनस टी प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, या तो t 0 है या t इज इक्वल टू 2 है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए सिर्फ एक, इनमें से कोई भी एक वैल्यू दे रखी है, आप वो टिक करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए मोर देन 1 इज करेक्ट, तो उसके हिसाब से आप आंसर टिक करेंगे। तीनों टाइम पॉसिबल है, ये 3 रूट्स हैं इसके। मैम ये आपने t इक्वल्स टू इनफिनिटी कैसे लिया, उसको देखो, जीरो ना निकले? नहीं, इसको आप क्या करोगे, 1 बाई की पावर टी इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा, जब 1 बाई इन्फिनिटी आएगा। यस मैम। तो e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो यानी कि t को आपको इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा टू मेक इट 0। ओके मैम। समझ में आया? तो इस तरीके से हो सकता है आपको टाइम पूछने की, किस टाइम पे ईएमएफ वगैरह 0 है, तो ऐसे क्वेश्चन जब आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए। मैम जो ये क्वेश्चन लेवल क्या था? क्या कह रहे हो बेटा? मैम इस क्वेश्चन का लेवल क्या था? ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो मीडियम है, डिफिकल्ट तो है नहीं, आसान भी नहीं कह सकते। आसान आप देखिए, बच्चे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ t इज इक्वल टू 2 निकालेंगे, वो बाकी 2 रूट निकालेंगे ही नहीं, पर वो आपको फंसा सकते हैं क्वेश्चन में। इनमें से 2 या 3 मतलब आंसर्स इकट्ठे देके, भाई कौन कौन से पॉसिबल है, ए बी सी डी, कौन कौन से ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। टी इज इक्वल टू आपके पास इन्फिनिटी करेक्ट है, या टी इज इक्वल टू 0 करेक्ट है, या टी इज इक्वल टू 2 करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। तो रूट्स तो देखो 3 आ रहे हैं, आंसर हमारे पास 3 है,
पर आपको इजी तभी मिलेगा जब आपके पास सिर्फ जो एक आंसर इसमें से वो दे देंगे। क्लियर है सबको? वो बच्चे क्या करते हैं, देखो ये वाला और ये वाला जो हम लोग कॉमन लेके कर रहे हैं ना, टी और ई की पावर माइनस टी, वो क्या कर देंगे, जीरो के साथ जीरो हो गया, वो सिर्फ इस टर्म को सॉल्व करेंगे जो ये वाली है, जहां से टी इक्वल्स टू 2 निकाल देंगे। मीडियम आप इसको बोल सकते हो। आगे चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पेपर बनाती तो मैं इस तरह का क्वेश्चन देती। इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम, T is equal to 24 volt, L equals to 4 Henry, and current is 10 ampere, decreasing at rate of 0.5 ampere per second. Find potential difference Vn minus में Vm, Vn minus में Vm। सॉल्व करो इसको। कनिका क्या नहीं सही, ये आप एक बार सॉल्व कीजिए बेटा, सर्किट बनाओ ये वाला एक बार कॉपी में, मैं फिर कनिका की प्रॉब्लम लेती हूँ। क्या बोल रहे हो, बना लिया? चलो ये सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद लेते हैं आपकी प्रॉब्लम। इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? अच्छा चलो शुरू करते हैं। यहां से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। करंट का डायरेक्शन करना है, सॉल्व ट्राई करना है। यस मैम। करो करो। अभी कौन आया भाई क्लास में? इतनी देर का नहीं था। देखो यहां से शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन ले ली हम लोगों ने, हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं। पहला Vm, फिर करंट की डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है बेटा, माइनस ऑफ 2 इंटू 10। करंट क्या है, 10 एम्पियर। करंट की डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। और माइनस को अगर हम पहले टच कर रहे हैं, जैसे नेगेटिव पोटेंशियल अगर हम पहले टच कर रहे हैं तो हम इसको लिखते हैं 24 वोल्ट। यहां पर क्या आएगा, आप देखो करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इंडक्टर के केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा, करंट डिक्रीज कर रहा है तो करंट को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, आप मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है कि देखो अगर करंट ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं सिर्फ इतने की, और करंट आपके पास ऐसे जा रहा है, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मिलने का मतलब क्या है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आप लगा सकते हो क्या, ऐसे, तभी तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा ना, और ऐसे आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इसकी जगह पर आप हटा के ये लिख सकते हो, ये जो मैंने बनाया है बैटरी, तो यहां पर आप लिख सकते हो दोबारा से प्लस एक्स, क्योंकि आपको यही निकालना है, क्या दे रखा है आपको। अच्छा ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या होगा, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। यही होता है ना। अब हम मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, एल इंटू में डी आई बाई डी टी। तो एल कितना है 4, डी आई बाई डी टी आपको कितना दे रखा है बेटा 10, कितना हो गया 40। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, प्लस 40। 0.5 दे रखा है। हाँ सॉरी, वो करंट तो वो वाला है ना, नॉर्मल वाला। ठीक है ठीक है, 0.5 कितना हो गया 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2, और फिर आप क्या लिखते हैं इक्वल्स टू VL।
तो आपको निकालना क्या था, Vn माइनस में Vm, तो क्या हो जाएगा -20 + 24 प्लस में 2 इज इक्वल टू Vn माइनस में Vm। कितना आया सॉल्व करके? 6 आंसर आई थिंक यही होना चाहिए। हाँ जी 6 वोल्ट। करंट उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एम से उसमें, तो मैम वहां पे वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो आपने नेगेटिव क्यों लिया? कहाँ पर नेगेटिव लिया बेटा? मैम -20 वाले में। -20 रेजिस्टेंस क्या का हम लोगों ने क्या किया था कि करंट की डायरेक्शन में उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम नेगेटिव लेते हैं। देखो 2-3 रूल्स थे। मान लीजिए ये है, इसमें से करंट जा रहा है, इसी की डायरेक्शन में अगर आप वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, जब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो उसके आगे आप नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए अगर आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे होते, मान लीजिए मैं इधर मूव कर रही होती करंट की डायरेक्शन के अपोजिट, तो मैं इसको प्लस लेती, ठीक है। और दूसरा ये वाला था ऐसे, अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल को पहले टच कर रहे हैं तो आप इस पूरे को लेंगे पॉजिटिव, और अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल जा रहे हैं तो उसको आप लेंगे नेगेटिव। क्लियर मैम है? लेकिन आई थिंक रूल के अकॉर्डिंग अगर नेगेटिव पोटेंशियल को टच कर रहे हैं तो नेगेटिव पहले लेते हैं ना शायद, मतलब आपका जो जैसा ये आपने बताया। नहीं, जब आप क्या करते हैं, देखो जब आप ऐसे मूव कर रहे हो, मान लीजिए आप इधर आ गए, अब हमें इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं देखना, हमको ये देखना हम कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली में आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो ना। मान लो यहाँ पर -2 है और यहाँ पर आपके पास +2 है, तो यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल बढ़ गया ना बेटा, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं। और अगर आप पहले पॉजिटिव और फिर ये नेगेटिव और इस तरह मूव कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल जा रहे हैं, तो उसको आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ में उल्टा है, तो इनको लिख लो कहीं एक जगह पर, सारे जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, ताकि आप लोग गलती नहीं करो, ठीक है। यस मैम। आगे चलते हैं। ये बनाना आना चाहिए, इस इंडक्टर की जगह जैसे मैंने ये बैटरी लगा लिया, कैसे लगाया, मेरे को पता था डिक्रीजिंग करंट है तो इसमें करंट सपोर्ट होना चाहिए, करंट सपोर्ट यानी इसी डायरेक्शन में करंट आएगा, तो उसकी जगह मैंने क्या लगाया, अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो करंट उसी डायरेक्शन में आने के लिए पॉजिटिव उस तरफ और नेगेटिव इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने ऐसे लगा दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, लेकिन मुझे उसी को सपोर्ट करना था। चलो अब आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। अब ना आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे अगर हम कॉइल की बात कर रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की, तो टोटल फ्लक्स, मान लो इसमें एक करंट जा रहा है आई, और ये मान लीजिए इसका जो है रेडियस आर है, एन टर्न्स है, तो फ्लक्स बता सकते हो आप मेरे को, फ्लक्स कितना हो जाएगा, एल आई। जो इससे फ्लक्स जाएगा, जो इंड्यूस्ड आपके पास फ्लक्स हो रहा है इस करंट की वजह से, वो आपके पास क्या हो गया, फाई इक्वल्स टू एल आई टोटल। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन इंटू में एल आई, यही होगा ना बेटा। आप लिख सकते हो इसको Yes, एन ma'am. इंटू में, आप फ्लक्स का वैल्यू लिखोगे बी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू एल आई। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, बी डॉट ए हो गया ना, कि इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहा है, और एरिया वेक्टर जो है वो लेंगे हम लोग, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। डॉट प्रोडक्ट हम देखो क्या कर रहे हैं, पहली बात तो इस कॉइल पे आ जाओ, कॉइल पे अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो आपको क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर देखो, जब 2D की बात करते हैं आप डायरेक्शन बाहर भी ले सकते हो, अंदर भी ले सकते हो, तो हमारी मर्जी है, हम लोग अंदर ही ले लेते हैं, और बी और ए के बीच में मैं एंगल बता रही हूँ 0, तो ये हो गया एन बी ए, दिस इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे बी, मुझे बी बता दो, एक कॉइल की वजह से सेंटर पे कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल एट सेंटर कितना होगा, ये मान लीजिए सेंटर है, Not A upon 2R. म्यू नॉट बाई 2 आई बाई, मान लीजिए करंट क्या है आई, स्मॉल ये आई लिख लीजिए, बाय में ए मतलब रेडियस, इंटू ए इक्वल्स टू एल इंटू आई। तो यहां से आपके पास क्या निकल जाएगा, एल निकलेगा आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय में 2, ठीक है। यहां पर एरिया आप लिख सकते हो क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, लर्न इट, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
अब देखो ये मैंने जो बी लिखा है ये एक कॉइल की वजह से लिखा है, यहाँ पर कॉइल्स एन अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर भी तो एक एन आ जाएगा ना, तो ये आपके पास एन स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज सबको क्लियर है कि एक कॉइल से रिलेटेड अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखना है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय में 2। आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस ये जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम टॉपिक आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में है। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है कि वो किस पे डिपेंड करता है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ था ऐसे ही, इफ एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल देन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज एज, C. पावर ऑफ एन पे डिपेंड करे, सी। तो ये जो फॉर्मूला है इस पे इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसे पूछ सकते हैं कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। नॉट बी वर्ड होता है कई बार, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ये आप वैसे पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, तो अभी आप इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, इतना ही होगा। अब मान लो क्या है आपके पास, सोलेनॉइड है, क्या है आपके पास, सोलेनॉइड है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर आपने ऐसे कर रखा है, मान लीजिए सर्किट से अटैच है, उसमें हम करंट दौड़ा रहे हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसकी वजह से इसी में सेल्फ इंडक्टेंस होगा, मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एल जो इसका बनता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, एल क्या है, इसका लेंथ, ठीक है। एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन है यहाँ पे, ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, देखो पाई आर स्क्वायर तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इनटू में इसका लेंथ, क्या मैं इसको वॉल्यूम नहीं लिख सकती, Yes, ma'am. तो ये आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम रिलेटेड कुछ पूछ रखा है, ठीक है, कर लोगे। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid is कितना होगा। ऊपर वाले फॉर्मूले पे नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, आपको दे रखा है उन्होंने सारी चीजें। उन्होंने क्या बोला, फ्लक्स का ही आपको फॉर्मूला उठाना है। बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि अब नंबर ऑफ कॉइल्स आपके पास मान लो कितनी हजार है, यानी मैंने कैपिटल एन इंटू में एल आई कर दिया। एल आपको निकालना है, फ्लक्स दे रखे है ना, फ्लक्स कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है 1000 डिवाइड बाय 1000, इंटू में करंट भी आपको दे रखा है 4। बताओ एल की वैल्यू आ जाएगी ना, कितनी आई एल की वैल्यू, 10 की पावर -6 1 आना चाहिए आपके पास, 1 हेनरी। एल क्या आएगा आपके पास, 1 हेनरी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो आपने सेल्फ इंडक्टेंस कवर कर लिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला, इसमें आपने हर क्वेश्चन कवर कर लिया। जैसे यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं क्या होता है, कैसे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। तीसरा, हम लोगों ने क्वेश्चन किया कैसे कैसे हम di/dt की वैल्यूज अगर निकाल के चीजें निकालते हैं। फिर हम लोगों ने एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया, कॉइल का एल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक ये जो कोफिशिएंट है, सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और जनरल क्वेश्चन तो आ ही सकता है फॉर्मूला। माइक्रो हेनरी तो नहीं है क्या बेटा, वो ऊपर चला जाएगा ना, 10 की पावर 3 नीचे तो वो ऊपर नहीं चला जाएगा 10 की पावर -6। माइक्रो हेनरी होगा। हाँ, ये आपके पास 10 की -3 10 की -3, 4 से 4 कट गया। ऊपर क्या दे रखा था, 1 मिनट रुको, 1000 टर्न्स, यहाँ एन नहीं आएगा ना, मेरा करंट ऑफ एक टर्न के साथ फ्लक्स कितना है, यहाँ आएगा एन। ओके मैम, अभी कर लेंगे, तो ये Yes. 1000 ऊपर चला जाएगा। चले आगे, अपना माइक ऑफ रखें बेटा। अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस में, बता दो क्या होता है, इतना तो पता ही है आप लोगों को, फटाफट।
एक होती है प्राइमरी कॉइल, दो कॉइल एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। यस, एक प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो अगर मैं प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करती हूँ तो इस चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा इससे रिलेटेड, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब मुझे बता दो नीचे में डायरेक्शन क्या लूं। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, चलो मैं आपको पर्सपेक्टिव भी बताती हूँ, आपको यहां से देखना है। क्लॉकवाइज होगा, एंटीक्लॉकवाइज। देखो ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपके पास करंट का डायरेक्शन में फिंगर स्क्रॉल करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है? डाउनवर्ड। लॉक आ रहा है। मतलब क्या है कि मान लो ये है आपके पास, ऐसे रखा हुआ है ये, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे आ गया नीचे, यानी इसमें से पास कर रहा है नीचे की तरफ। तो इसमें से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज कर रहे हो, करंट को चेंज कर रहे हो, नीचे चेंज हो रहा है। मान लो मैं करंट इंक्रीज कर रही हूँ तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, तो उसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? एंटी एंटी क्लॉकवाइज ही हो जाएगा। और मैम- इंड्यूस्ड, हाँ जी। मैम अपोज करेगा या फिर मैम सपोर्ट करेगा, ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हमें करंट की स्थिति पता हो, मतलब कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। देखो अभी तो अगर आप इसमें करंट चेंज कर रहे हो, यूं समझ लो आप करंट चेंज, देखो ये लिखा है ना मैंने, कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट। करंट चेंज किया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। मान लो चलो मैंने दे दिया, इंक्रीज कर रहा है, अब तो ठीक है। जैसे मैम तब तो निकाल सकते हैं हाँ। मैम, लेकिन अगर गिवन ना हो तब हमें कैसे निकालना होगा? नहीं, गिवन होगा आपको, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं, ऐसे ऐसे हो नहीं सकता, आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तभी आप बता पाओगे ना। ओके मैम। ठीक है, चले आगे। हाँ जी, ये आपको दिया होगा बेटा, इंक्रीजिंग दिया होगा तभी आप बता पाओगे। डिक्रीजिंग होता तो क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना पड़ता ना। जिस भी कारण से उसमें प्रोड्यूस होता है वो उसको अपोज कर देता है। अगर वो डाई कर रहा है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे, अगर वो ग्रो कर रहा है तो आप उसको अपोज करेंगे, सीधी सी बात है। चलिए, अच्छा इससे रिलेटेड वही सेम चीज जैसे हम लोगों ने वहां लिखा फाई इक्वल्स टू एल आई, यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी जो कॉइल है, यानी फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल, क्या वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एम इंटू में आई वन की वजह से है? करंट इन फर्स्ट कॉइल की वजह से ही आएगा ना। यस मैम। ठीक है, और अगर फर्स्ट में हम लिखते तो हम लिखते एम इंटू में आई टू। ऐसे ही आप इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल को कैसे लिखेंगे? माइनस ऑफ एम डी आई वन बाय में डी टी। ऐसे ही आप E1 लिखेंगे अगर, तो माइनस एम डी आई टू बाय में डी टी। क्लियर है सबको ये चीज? और M जो है वो आपको पता ही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब वही सेम चीज है, किस किस पे डिपेंड करता है? शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मटेरियल, ठीक है, कोर मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे डिपेंड नहीं करता? E, I या फाई। चलो ये करो। An EMF of 0.5 volt is developed in the secondary coil when current in primary coil changes from 5 ampere to 2 ampere in 300 millisecond. Calculate the mutual inductance of the two coils. Solve it. सही बच्चे सॉल्व करेंगे? सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस आपको दे रखा है 0.5, मैंने करंट इन प्राइमरी कॉइल आपको गिवन है 5 से 2, यानी चेंज इन करंट आपके पास आ जाएगा और टाइम भी दे रखा है आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको निकालना है, तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही है। ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू एम डी आई वन बाय में डी टी। डी आई वन बाय डी टी कितना हो जाएगा? चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आएगा 300 इंटू में 10 to the power minus 3. This is equal to EMF in second coil 0.5. M बताओ कितना आ जाएगा? 5 into 10 to the power minus 2. 5 into 10 to the power कितना है बेटा? Minus 2. -2, ठीक है, और 0.05 हेनरी।
चलो ये वाला करके बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन का अच्छा लेवल बोल सकते हैं। मैम इस टॉपिक से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल नहीं आएगा। हाँ जी बेटा बोलो। मैम di/dt में I को आपने फाइनल करंट लिया है, इसका डिफरेंस नहीं लेना चाहिए। डिफरेंस तो लिया है 5 में से 2। अच्छा 5 से 2 है, ठीक है। हाँ अब ये क्वेश्चन करो, जिसने आंसर बता दिया समझ लो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ईएमआई क्लियर है। फॉर्मूला क्या लगेगा? लगे तो यही का, यस और नो? सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फर्स्ट में जो कॉइल चेंज हो रहा है, फर्स्ट कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ही तो होगा। यस मैम। एम का वैल्यू आपको गिवन है, करंट का वैल्यू आपको गिवन है, डिफरेंशिएशन करो कितना आया। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेते, चलो माइनस हटाओ, मैग्नीट्यूड की बात करो बस, तो E2 आ गया आपके पास M आई एम। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, इनटू में एंगल का डिफरेंशिएशन बाहर ओमेगा ले लो, यही आएगा। अब देखो क्या क्या गिवन है आपको, ईएमएफ इंड्यूस्ड, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी बेटा? एम तो फिक्स है, ओमेगा जिससे आपने उसको घुमाया वो भी आपको फिक्स है, आई एम जो है ये एम्पलीट्यूड जो होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है, ये भी फिक्स है। आपका ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? जब आपके पास कोस ओमेगा टी मैक्सिमम होगा। कोस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? +1, 5 पाई आया है, गुड, यस 5 पाई, +1 हो गया, तो आपके पास E2 कितना आ गया, एम ओमेगा आई एम। आई एम गिवन है ना 10, ओमेगा आपको गिवन है कहा गया, ये रहा 100 पाई, और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आपको गिवन है 0.005। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आया है 5 पाई आना चाहिए, चेक करो सही है क्या? यस मैम। ठीक है, इंड्यूस वो करंट कैसा आया एक बार बता दीजिए। 100 पाई करंट, करंट 100 पाई, मतलब जो आपने लिखा है ना, मैंने क्या वैसे लिखा है यहाँ, लिखा है देखो एम को 0.05, ओमेगा को मैंने लिखा है, मैंने करंट को ये लिखा है बेटा 10, ये ओमेगा को लिखा है 100 पाई, ये है, तो मैं जो ये किया इधर आपने साइड में ये क्यों ये किया, मतलब मैक्सिमम दिखाने के लिए? उन्होंने पूछा ये था कि सेकेंडरी कॉइल में मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, तो मैंने तो पहले लिख ही लिया कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, mdi/dt, जो करंट है वो फर्स्ट कॉइल में जो चेंज हो रहा है वो, और फर्स्ट कॉइल में जो करंट चल रहा है उसका इक्वेशन इन्होंने दे रखा है I = IM sin ओमेगा t, ठीक है। उस करंट की जगह मैंने पुट किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई एम कांस्टेंट होता है, ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना ही नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी, और इनटू में एंगल का डिफरेंशिएशन से ओमेगा बाहर आ गया। अब इन्होंने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू कब होगा इस ईएमएफ का, वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, उसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, बाकी चीजें तो आपकी फिक्स है, आई एम कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट, आई एम देखो दे रखा आपको 10 एम्पियर है, तो कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, इसको हटा दिया मैंने, इसका मैक्सिमम वैल्यू रख के जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम इंड्यूस आएगा, ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, ठीक है, वो वैल्यू आपको दे रखी हो, आपको पुट करना, आंसर 5 पाई आ गया, ओके ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। मान लो एक कॉइल ये है और दूसरा कॉइल ये है,
इस केस में आप म्यूचुअल इंडक्टेंस एम कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने वहां निकाला था ना एल का वैल्यू फॉर कॉइल फॉर सोलेनॉइड, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मान लीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन I1 है, ये है, ठीक है, और आपके पास ये R है, और ये बाहर वाला जो है ये कैपिटल R है। इसमें मान लो नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो इसको आप बताइए फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल जो आएगा वो M इंटू में I1 आएगा। फर्स्ट में जो चेंज होगा करंट उसकी वजह से आएगा, तो वो हम जब चीज यूज करते हैं, इसको डिराइव करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर बाय में 2R। ऊपर आएगा स्मॉल r, यानी छोटा वाला जो कॉइल अंदर रखा है उसका रेडियस, बाहर वाला रेडियस किधर आएगा, नीचे आएगा। N1 N2 क्या है, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स है। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और N2 भी यही है। N2 और N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। वो मैंने उसमें अंदर वाले को मैंने N1 लिखा हुआ है, तो ऑफ कॉइल बाहर वाला N अंदर वाला, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंने मेंशन किया हुआ है N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। आप बोल रहे हो स्मॉलर एंड लार्जर दोनों में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला सिंपल है, देखो वैसे तो म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, नीचे आता है आपके पास रेडियस कौन सा, बड़े वाला, ऊपर कौन सा रेडियस आता है, छोटे वाला। दोनों की नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N1 N2 वो ऊपर पुट करना, और एक पाई है, ठीक है, याद रह जाएगा। मैम 2R क्या है? 2R R क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर कॉइल है बेटा। इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, जैसे इसमें जो टर्न, इसमें जो चेंज होगा करंट, उसकी वजह से यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा, वो पूरा डेरिवेशन नहीं करा रही मैं, आपको ये याद रखना है अभी। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, चाहे अंदर के लिए लो चाहे बाहर के लिए, दोनों के लिए M तो सेम आएगा। म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर बाय में 2R। R इज द रेडियस ऑफ लार्जर कॉइल। मैम मेरे पास जो फॉर्मूला है वो दूसरा है, थोड़ा अलग है। नीचे 2R के बदले L आ रहा है। L मैम लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड नहीं है ना बेटा, ये सोलेनॉइड नहीं। तो आगे टॉपिक आएगा। ये दो कॉइल्स रखी हैं, सोलेनॉइड अगला उसमें आएगा, यस उसमें आ जाएगा, वो अभी मैं कराती हूँ आपको। रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉइल, स्मॉलर, मैम वैसे छोटा वाले आर का फर्क पड़ना चाहिए ना, बड़े वाले आर पे क्या डिपेंड कर रहा वो आप डेरिवेशन देखो फिर कैसे हमने निकाला है। करेगा उस पे, क्यों नहीं करेगा, उसका जो रेडियस है या उसका जो एरिया है वो नहीं आएगा पिक्चर में। जितना ज्यादा आपके पास कॉइल्स हैं और उसका जो एरिया है, उसकी वजह से ही तो बी चेंज हो रहा है, और उसी की वजह से EMF इंड्यूस होगा। है। एरिया वाला जो है उसके लिए तो छोटा देखो वाला इसलिए। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जो आप अगर लिख रहे हैं सेकेंड कॉइल में, वो M इंटू में I1 है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब ये फ्लक्स आप लिखेंगे तो इसमें एरिया आएगा ना बड़े वाले का, B डॉट A आएगा या नहीं आएगा, हाँ मैम आएगा। आएगा। तो वहां से आ जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है तो एक बार कॉपी में आप लोगों ने सॉल्व किया हो, डेरिवेशन हो, वो आप चेक कर लेना। आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट अभी है कि आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन आता है इस पे। इफ I इज इक्वल टू 2T फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द लार्जर कॉइल। If I is equal to 2T find the EMF induced in the larger coil. EMF induced in second coil is equal to M, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड M इंटू में D I1 बाई dt। D I1 बाई dt तो पता ही है ना कितना है, 2 है। 2 हो जाएगा। M की वैल्यू, फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट, थोड़ा यहाँ बड़ा करके लिखते हैं, म्यू नॉट N1 बाहर वाला रेडियस, बड़े वाला रेडियस B, ऊपर आएगा स्मॉलर वाला रेडियस A। नंबर ऑफ टर्न्स आपको नहीं दे रखा तो दोनों का एक एक मान लो। N1 N2 क्या हो जाएगा 1, और ऊपर क्या था हमारे पास पाई, ठीक है, ये यही चीज है ना, म्यू नॉट पाई R स्क्वायर, यानी ये A स्क्वायर हो जाएगा बाय में 2B, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। और एक और है इंटू में 2, ये वाला, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा म्यू नॉट पाई A स्क्वायर बाय में B। ये आपके पास है EMF इंड्यूस्ड इन दी
लार्जर कॉइल। समझ में आया अब कैसे फॉर्मूला यूज होगा? यस मैम। ठीक है, ये वाला मैंने यहाँ दिखाया आपको, ये। चलो, अब आपका जो क्वेश्चन था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। मान लो ये आपके पास एक बाहर वाला सोलेनॉइड है, एक इसमें अंदर सोलेनॉइड है। अंदर वाले का रेडियस मान लो इनर सोलेनॉइड रेडियस, और बाहर वाले का आर, आउटर सोलेनॉइड रेडियस। लेंथ आएगी अब यहाँ पर रेडियस, ये हो जाएगी लेंथ एल। दोनों की लेंथ तो सेम ही होगी। मान लो इसमें ऐसे टर्न्स होंगी इधर, चलो ऐसे दिखा दिया मैंने करंट का डायरेक्शन। और ऐसे ही आपके पास बाहर है, बाहर वाली मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है आपके पास वो आता है बेटा m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 पाई r स्क्वायर बाय में l। अब यहां पर आप n1 n2 देखो, n1 क्या है आपके पास? n1 है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इनर सोलेनॉइड कह लो, इनर सोलेनॉइड। और n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटर सोलेनॉइड। और कई बार आपको क्वेश्चंस में ये स्मॉल n1 और n2 की फॉर्म में भी दे रखा होगा। स्मॉल n1 n2 क्या है? n1 y में l, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इनर वाले की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऐसे ही n2 क्या है? n2 y में l। तो वो जो भी दे रखा है उसके हिसाब से अब आप यूज कर सकते, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, क्लियर है? म्यू नॉट n कैपिटल n1 कैपिटल n2 पाई r स्क्वायर बाय में l। स्मॉल n1 स्मॉल n2 की फॉर्म में दे रखा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप मान लो आपको क्वेश्चन में स्मॉल n1 स्मॉल n2 दे रखा होता तो कैपिटल n1 n2 निकाल सकते हो ना। आपको सोलेनॉइड का लेंथ दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करो n1 n2 निकालो और यहाँ पुट करो। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है एक टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में एक फॉर्मूला यूज होता है। आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब होता है कि दो कॉइल्स अगर है मान लो पास पास में, तो एक कॉइल से रिलेटेड दूसरी, एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल से कितना रिलेटेड है। मान लीजिए आपके पास एक कॉइल से दूसरा कॉइल तक जो फ्लक्स जा रहा है वो 100% जा रहा है। हो सकता है सारा का सारा फ्लक्स जो है उस तक पहुंच ही नहीं रहा, और हो सकता है कि फ्लक्स पहुंच ही नहीं रहा। तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, एक k इक्वल्स टू m बाय में अंडर रूट L1 L2। अब जैसे इसको मैं अगर बताऊं, मान लो एक कॉइल मैंने ऐसे बना रखी है, ठीक है, और मैंने दूसरी कॉइल कुछ इस तरह बना दी कोएक्सियल इसी के साथ ऐसे। तो मुझे ये बताइए कि जो अगर मैं व्हाइट वाली कॉइल के अंदर करंट चेंज करती हूँ, उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड होगा वो सारा का सारा मिल रहा है ना, उसको 100% मिल रहा है। तो उस केस में k की वैल्यू क्या होती है? 1 इफ 100% फ्लक्स इज कनेक्टेड। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट L1 L2। L1 और L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है उन दोनों कॉइल्स के खुद के। और अगर k का वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि इफ 0% फ्लक्स पहुंच रहा है दूसरी सेकेंडरी कॉइल में, 0% फ्लक्स इज कनेक्टेड, तो उस केस में क्या होता है? k का वैल्यू 0, यानी आप m का वैल्यू लिख देंगे 0। और अगर इनके बीच में है, इफ इन बिटवीन 0% और 100%, एंड कर लो, एंड 100%, तो आप वो वैल्यूज रखेंगे जो भी आपकी वैल्यूज मिलेंगी। मैं क्या कर दी मैंने,
ये रहो बच्चे। ठीक है, तो के का कुछ वैल्यू आएगा और आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, के इज इक्वल टू एम बाय में अंडर रूट L1 L2। ये तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कि कितना फ्लक्स लिंक हुआ है दो कॉइल्स के बीच में, समझ में आया। अगर मान लो 0 है, कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा, फ्लक्स नहीं जा रहा तो करंट नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। समझ में आई बात? ठीक है भाई। यस मैम। चलो इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन कर लो फिर। Two coils of self-inductance 2 millihenry and 8 millihenry are placed so close together that the effective flux in one coil is completely linked with the other। यानी जितना फ्लक्स है वो सारा का सारा लिंक्ड है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज कॉइल्स कितना होगा? आपको सीधा फॉर्मूला उठाना है। फॉर्मूला क्या था? K इज इक्वल टू M बाय में अंडर रूट L1 L2। K का वैल्यू कितना होगा 100% के लिए 1, तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट L1 L2। L1 कितना है 2, L2 कितना है 8, 8 दूनी 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 और आंसर मिली हेनरी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो पता नहीं हमको क्या पूछ ले वही पेपर में। तो आज आपका ईएमआई कंप्लीट हो गया है।